ब्रिटेन ने भारत पर कैसे विजय प्राप्त की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर कितने अत्याचार किए, हमें अपना गुलाम बनाया, पर ये सब कैसे शुरू हुआ, कैसे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, आज हम आपको इन्हीं बातों से रूबरू कराएंगे। वास्को डी गामा कोलंबस। आज से लगभग 400 साल पहले वास्को डी गामा आया था हिंदुस्तान। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, हिंदुस्तान की भी कोई खोज नहीं की। हिंदुस्तान पहले से था, भारत पहले से था, लेकिन इतिहासकारों की साजिश की वजह से आज हमें ये पढ़ाया जाता है कि साल 1498 में मई की 20 तारीख को वास्को डी गामा हिंदुस्तान आया। 15वीं शताब्दी का जो यूरोप था उसमें दो देश बहुत ताकतवर थे उस जमाने में, एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का माफिया किंग था, और पुर्तगाल के जैसा ही एक दूसरा लुटेरा डॉन और माफिया था, उसका नाम था कोलंबस, वो स्पेन का था। ब्रिटिश रूल। फिर अंग्रेज आ गए हिंदुस्तान में लूटने के लिए नहीं, बल्कि इस देश पर राज्य करने के लिए। पुर्तगाली आए लूटने के लिए, फ्रांसीसी आए लूटने के लिए, डच आए लूटने के लिए, और फिर पीछे से अंग्रेज चले आए लूटने के लिए। अंग्रेजों ने लूट का तरीका बदला। ये अंग्रेजों से पहले जो लूटने के लिए आए थे वो आर्मी लेकर आए थे, बंदूक लेकर आए थे, तलवार लेकर आए थे और जबरदस्ती लूटते थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि लूट का सिलसिला बदल दिया और उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई, उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर सबसे पहले वो सूरत में आए, इसी गुजरात। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जब इस देश की लूट हो रही थी, गुजरात ही वो रास्ता बना था। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली कोठी बनी। सूरत के लोगों को मालूम नहीं था कि जिन अंग्रेजों को कोठी बनाने के लिए हम जमीन दे रहे हैं, बाद में यही अंग्रेज हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे। अंग्रेजों ने फिर वही किया जो उनका असली चरित्र था, पहले कोठी बनाई, व्यापार किया, धीरे धीरे पूरे सूरत शहर में उनका व्यापार फैला। फिर सन 1612 में सूरत के नवाब की हत्या कराई। 1612 में जब नवाब की हत्या करा दी उन्होंने, तो सूरत का एक पूरा बंदरगाह अंग्रेजों के कब्जे में हो गया। अंग्रेजों ने जो काम सूरत में किया, 1612 में वही काम कलकत्ता में किया, वही काम मद्रास में किया, वही काम दिल्ली में किया, वही काम आगरा में किया, वही काम लखनऊ में किया। मतलब जहाँ भी अंग्रेज जाते, अपनी कोठी बनाने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके उस शहर पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता था और ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा फहराया जाता था। 200 वर्षों के अंदर व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने सारे देश को अपने कब्जे में कर लिया। 1750 तक आते आते सारा देश अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो गया। ईस्ट इंडियन कंपनी का विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत साल 1588 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर की। अब इन लंदन के व्यापारियों ने मिलकर रानी एलिजाबेथ से हिंद महासागर में व्यापार करने की इजाजत मांगी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई तो ये शुरुआत के कुछ दिनों में ही दिवालिया कंपनी घोषित हो गई, क्योंकि ये पैसा नहीं कमा पाई थी। जब लंदन के व्यापारी पहली बार समुद्री यात्रा के लिए निकले तो वो अरब सागर से वापस लौट आए। इसके बाद 1596 में 3 पानी के जहाज यात्रा के लिए लंदन से रवाना हुए, लेकिन मार्ग में ही तूफान की चपेट में आकर तबाह हो गए थे। ऐसी असफलताओं को देखकर रानी ने यात्रा के लिए धन देने से मना कर दिया, लेकिन व्यापारियों की जिद के चलते रानी को मानना पड़ा। अब 31 दिसंबर 1600 को रानी की आज्ञा को लेकर फिर एक बार व्यापार के लिए वो रवाना हुए और इस बार जेम्स लैंकेस्टर ने कमान संभाली। वो भारत तो उस समय भी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन पूर्वी देशों से व्यापार करते और 200 वर्षों तक घाटे में चल रही कंपनी अंत में 1608 में सूरत के बंदरगाह पर पहुंच गई। उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जिस देश में व्यापार के लिए वो 20 साल से भटक रहे थे वो देश आ गया। अब उन्होंने अगले 2 वर्ष में दक्षिण भारत के बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना लगाया, लेकिन वो असफल रहा। 1750 में सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उसको ये अंदाजा हो गया कि अंग्रेज इस देश में व्यापार करने नहीं आए, इस देश को गुलाम बनाने आए, इस देश को लूटने के लिए आए। सिराजुद्दौला ने फैसला किया कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उस बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए सिराजुद्दौला ने युद्ध किया अंग्रेजों के खिलाफ, जो कि 1757 में प्लासी की युद्ध के नाम से मशहूर हुआ। प्लासी की युद्ध में अंग्रेजों के पास मात्र 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही थे, लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला हार गया। अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ने आया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो अंग्रेजी सेना का सेनापति था, और भारतवर्ष की तरफ से जो लड़ रहा था सिराजुद्दौला, उसका भी एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि अगर भारतीय सिपाहियों के सामने हम लड़ेंगे तो हम 300 लोग हैं, मारे जाएंगे, 2 घंटे युद्ध नहीं चलेगा। क्लाइव ने इस बात को कई बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को चिट्ठी लिख के कहा था। क्लाइव की 2 चिट्ठियां हैं उन दस्तावेजों में। एक चिट्ठी में क्लाइव ने लिखा कि हम सिर्फ 300 सिपाही हैं और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही हैं, हम युद्ध नहीं जीत सकते। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट, अंग्रेजी पार्लियामेंट ये चाहती है कि हम प्लासी का युद्ध जीतें, तो जरूरी है कि हमारे पास और सिपाही भेजे जाएं। जब रॉबर्ट क्लाइव को कोई सेना मदद देने से ब्रिटिश हुकूमत ने मना कर दिया, तब उसने मीर जाफर जैसे एक गद्दार को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर उसके सिपाहियों को बिना युद्ध लड़े समर्पण करने को राजी करवा लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इससे पहले कई छोटे छोटे सैन्य अभियान चलाए थे जो ज्यादा सफल नहीं रहे। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला की पूरी सेना को बंदी बनाया। अब मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव ने योजना
बहाना बनाकर सिराजुद्दौला को मरवा दिया और मीर जाफर सिंहासन पर बैठ गया। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया और इस तरह सत्ता में भी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। कुछ इसी तरह हम अंग्रेजों की चपेट में आ गए और इस दलदल में फंसते चले गए और अंग्रेजों ने हम पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।